हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रासंगवादी फलन क्या होता है और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रासंगवादी फंक्शन वही होगा जिसमें द्वितीय अवकलज जो सतत हो और वह लाप्लासियन इक्वेशंस की पालना करता हो। उसके बाद हमने पढ़ा था संयुग्मी के लिए हमने एक संयुग्मी ज्ञात करना सीखा था। यदि u यानी कि हमने फंक्शन को डिफाइन किया था कि एफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इस तरह हमने फंक्शन को डिफाइन किया था और संयुग्मी ज्ञात करना सीखा था कि यदि हमें u दे दे और v कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि v दे दे तो u कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने मिल्सन थॉमसन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने ज्ञात किया था कि यदि हमने फंक्शन के साथ u प्लस आयोटा v, यदि हमें u और v में से कोई भी संयुग्मी एक दे दे तो हम डायरेक्ट एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इस तरह मिल्सन थॉमसन मेथड को हमने डिफाइन किया था, सीखा था, उस पर कुछ ट्यूशंस भी सोल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे विश्लेषिक फलन क्या होता है। वैसे मौखिक रूप से मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि विश्लेषित फलन क्या होता है, लेकिन ट्यूशंस के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे और इसको देखेंगे कि विश्लेषित आखिर में क्या होता है। तो एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, या फिर इसको हम रेगुलर फॉर्म फंक्शन कह सकते हैं। तो विश्लेषित फंक्शन फलन W इज इक्वल टू एफ जेड फलन W इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जहाँ u और v हमारा x और y का फलन है। तो प्रांत D में विश्लेषित होगा यदि एफ जेड प्रांत D के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा। इसका मतलब यह है कि एफ जेड विश्लेषित कब होगा, जब एफ जेड का कोई भी प्रांत है और उसमें जो अवयव है उन सभी अवयवों पर जो फलन है एफ जेड वो हमेशा अवकलनीय होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड। तो इसमें हम z हमारा क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक की वैल्यू कोई भी रखते हैं तो यह हमेशा के लिए अवकलनीय होगा, जिसके लिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, तो वो हमेशा विश्लेषित फलन होगा। लेकिन जो एग्जाम्पल सेकंड है उसमें फलन हमारा z अपॉन 1 माइनस जेड, तो हम यदि इसके प्रांत अर्थात पूर्णांक जो z है, इंटीग्रल नंबर है, उसमें से यदि मैं 1 को यहाँ रखता हूँ, 1 को इसमें वन को मैं z के स्थान पर यदि मैं रखता हूँ तो यहाँ नीचे इनफाइनाइट बना लेता है, जो कभी भी अवकलनीय नहीं हो सकता। अर्थात इसमें ये जो प्रांत का अवयव है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अवकलनीय प्रतीत नहीं कर रहा, तो ये विश्लेषित फलन नहीं होगा। ये तो विश्लेषित फलन की प्रॉपर्टी हो गई। और आज हम देखेंगे एक थ्योरम देखते हैं कि जो विश्लेषित फंक्शन को डिफाइन करती है। और विश्लेषित फलन कब होता है, जब इसमें क्या हो कि कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट हो। तो थ्योरम फर्स्ट है कि फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत D में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। अर्थात du अपॉन dx और du अपॉन dy इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dx। तो हम कॉची-रीमान फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं जो पहले हमने लिखा था कि ux इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू माइनस के vx। तो हमें इस थ्योरम में करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि जो विश्लेषित फलन होगा वो कॉची-रीमान फंक्शन की पालना करेगा, और यदि नहीं होगा तो वह कॉची-रीमान फलन की पालना नहीं करेगा। तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट देखते हैं कि माना एफ जेड यदि
माना एफ जेड यदि प्रांत डी में विश्लेषित है। हमने एक बार मान लिया कि जो फंक्शन है वो प्रांत डी में विश्लेषित है, तो यदि डी में विश्लेषित होगा तो हमें पहले से पता है कि यह अवकलनीय भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रांत डी पर हम अवकलनीयता चेक करेंगे। जो हमारे पास अवकलनीयता का फॉर्मूला है एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड। तो परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, अर्थात यदि विश्लेषित होगा तो अवकलनीय भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने यहाँ अवकलनीयता की प्रॉपर्टी रख दी और u और y, ये u और y हमारे पास अक्ष का फंक्शन है, तो मैंने u और v के स्थान पर जो अक्ष के रूप में मैंने फंक्शन को रख दिया, तो हमारे पास अवकलनीयता की ये चीज़ आ गई। तो एफ डैश जेड इक्वल टू यदि लिमिट लगा तो हमारे पास डेल जेड टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि डेल अक्ष भी 0 से टेंस कर रहा है और जेड वाई भी 0 पर टेंस कर रहा है। तो इसका मतलब कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0। अब इसमें क्या करेंगे कि जो संयुग्मी वाले फंक्शन है, जो आयोटा वाले फंक्शन है, इसमें से जो आयोटा वाले फंक्शन है उनको अलग करेंगे और जो रियल फंक्शन है उनको अलग करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फंक्शन यह है इसमें से हम इमेजिनरी को अलग करेंगे, रियल को अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो केस नंबर हमने कर लिया, यहाँ कर लिया। अब देखते हैं केस नंबर फर्स्ट पर। जब डेल जेड अक्ष के अनुदिश 0 की ओर अग्रसर हो, जब डेल जेड 0 की डेल जेड 0 की ओर तो अग्रसर है, लेकिन वह किसके अनुदिश है? अक्ष के अनुदिश है। यदि अक्ष के अनुदिश कोई भी अग्रसर होता है तो उस पर y की वैल्यू 0 होती है। इसको हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, यदि अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। हम देखते हैं, तो हम डेल y इक्वल टू इस टोटल इक्वेशंस में 0 रखेंगे और डेल x को 0 पर टेंस करवा देंगे। तो यदि मैं डेल y के स्थान पर 0 रखता हूँ और टेंस करवाता हूँ अक्ष के सापेक्ष, तो मेरे पास ये कंडीशन आती है और इस कंडीशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आइटा डी बी अपॉन में डी अक्स आ गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंडीशन, यानी कि हमने अक्ष पर चेक किया, वाई पर चेक करेंगे तो वाई एक्स के अनुदिश होगा तो अक्ष की वैल्यू 0 होगी। उसी तरह यदि डेल एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों कंडीशनों पर यदि हम तुलना करते हैं तो हमें रियल में क्या होता है कि हमें जो सिद्ध करना होता है उसे हम पहले देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है और कौन सी इक्वेशन हमें बनानी है। तो दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम किस प्रकार की इक्वेशन बना लेते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन बना लेते हैं। तो इनसे कॉची रीमान इक्वेशन यदि मैं इसको आइटा से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यह आ जाता है, और यदि दोनों को बराबर रखता हूं तो मेरे पास कॉची रीमान इक्वेशन बन जाती है। तो थ्योरम इससे यह प्रदर्शित हुआ कि यदि कोई फंक्शन विश्लेषित होगा, जब कोई फंक्शन विश्लेषित होगा तो उसमें कॉची रीमान जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है, वो भी इसमें सत्य होगा। तो हमारे पास विश्लेषित की क्या कंडीशन आ गई, इसमें एक कंडीशन तो आ गई कि इसमें जो अवकल है वो सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए, अर्थात सतत अवकलनीय होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें कॉची रीमान इक्वेशन भी सत्य होनी चाहिए। तो थैंक यू। आगे हम क्या करेंगे कि इसकी नेक्स्ट थ्योरम पर विचार करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू।